नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार सिंह फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल मिस्टर दिवाकर राव पर। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कर्म कारक का नियम पढ़े थे। नियम नंबर 3 था क्रिया विशेषण द्वितीय। आज हम लोग नेक्स्ट नियम पढ़ेंगे। नियम का नाम है काला ध्वनो रत्यंत संयोगी द्वितीय। मतलब ये कि कालवाचक शब्द हो या मार्गवाचक शब्द हो तो कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होता है। लेकिन ये कंडीशन इसमें रहता है कि क्रिया का जो लगाव है अतिशय लगाव व्यापित हो। मतलब ये कि क्रिया का लगाव अंत तक दिखेगा तभी हम लोग उस शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। ऐसे कालवाचक और मार्गवाचक में तृतीय विभक्ति भी होती है, लेकिन तृतीय विभक्ति कब होगी उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे करण कारक तब। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी तो कैसे हम उसको पहचानेंगे। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला एग्जाम्पल ये है कि एक कोस तक नदी टेढ़ी है। एक कोस तक नदी टेढ़ी है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मार्गवाचक शब्द है। मार्ग मतलब ये रास्ता बता रहा है कि नदी जो है एक कोस तक हम लोग जाएंगे टेढ़ी मिलेगी। तो जब तक हम लोग जा नहीं रहे, मतलब नदी को पार नहीं कर ले रहे हैं तब तक, मतलब यहाँ से लेकर के जब तक हम लोग नदी पार नहीं कर रहे तब तक नदी टेढ़ी है। ये इसमें ये फिक्स नहीं हो रहा है कि मतलब इतने टाइम में चाहे इतने दूर में ही कोस में नदी टेढ़ी है, करेंगे नहीं, यहाँ से लेकर के एक कोस तक। ठीक, तो ये मार्गवाचक शब्द है। तो इसी मार्गवाचक शब्द में हमको द्वितीय विभक्ति लगाना है। तो कोस का मीनिंग होता है क्रोशम। क्रोशम माने कोस। और द्वितीय विभक्ति लगेगा तो क्रोशम का रूप चलेगा फल पर। तो फलम का जो रूप है फलम फले फलानी, और द्वितीय भी वही होता है फलम फले फलानी। इसलिए इसमें इसका रूप चलाएंगे फल पर। तो क्रोशम का रूप क्या हो जाएगा क्रोशम। नदी का मीनिंग देखा जाए तो नदी का मीनिंग नदी। और टेढ़ी की मीनिंग, अगर नदी स्त्रीलिंग है तो टेढ़ी का मीनिंग होता है कुटिला। कुटिला मतलब टेढ़ी। और है का संस्कृत जो है नदी टेढ़ी है तो नदी एक ही की बात हो रही है, तो एक वचन है। और नदी प्रथम पुरुष होता है तो प्रथम पुरुष एक वचन में हमेशा क्या यूज करते हैं, अस्ति। मतलब एक कोस तक नदी टेढ़ी है। और सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं कालवाची का। एक सप्ताह तक मैंने संस्कृत पढ़ा। एक सप्ताह तक मैंने संस्कृत पढ़ा मतलब ये कि एक सप्ताह जब तक बीता नहीं तब तक मैं संस्कृत पढ़ता रहा। इसमें लगाव रहा है कि एक सप्ताह तक, मतलब आज से चालू हुआ तो तब तक संस्कृत पढ़ा गया जब तक कि एक सप्ताह बीता नहीं। तो इसी को बोलते हैं क्रिया के अतिशय लगाव। ठीक, तो एक सप्ताह तक, तो सप्ताह का मीनिंग होता है सप्ताह। सप्ताह बालक पे चलाएंगे, तो बालक पे चलाएंगे तो द्वितीय क्या होता है बालकम, तैयार हो जाएगा सप्ताहम। सप्ताह का मतलब हो गया एक सप्ताह तक। मैंने तो अहम क्या किया, संस्कृत पढ़ा, संस्कृतम। अब पढ़ा तो पढ़ा कौन लगा, लम लगा। पुरुष कौन, उत्तम पुरुष एक वचन, तो हो जाएगा अपठम। तो ऐसे ही नेक्स्ट मतलब कई सारे एग्जांपल जो होते हैं, अनुवाद जो होते हैं, इसमें बहुत आता है। मैट्रिक में भी इसका कई सारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैंने एक दिन में संस्कृत बोल लिया, वो एक रात तक खाना खाता रहा, वो एक दिन तक घर चला गया। ऐसा कुछ सेंटेंस रहे जिसमें कालवाचक शब्द के साथ तक लगा रहे। ये भी पहचानने का नियम है कि अगर कालवाची या मार्गवाची शब्द है तो उसके साथ तक लगा रहेगा तो इसे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो है काला ध्वनोरतन संयोग द्वितीय कारक सूत्र है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग का कर्म कारक का नियम समाप्त हुआ और हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्म कारक। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे करण कारक। करण कारक अगर इससे पहले अगर आपको चाहिए कि कर्म कारक क्या है, कर्ता कारक क्या है, तो आप इस चैनल पर जा सकते हैं। चैनल पर जा करके आप देखेंगे तो इसके प्लेलिस्ट में आपको और सारे वीडियो मिल जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। तो करण कारक में पहले जानते हैं कि करण कारक होता क्या है। तो संस्कृत में इसका परिभाषा है साधकतम करणम। साधकतम करणम, साधकतम करणम, ये संस्कृत में करण कारक का परिभाषा हो गया। अगर आप चाहते हैं कि करण कारक को हिंदी में कैसे बोलेंगे
इसका हिंदी होगा कि क्रिया को अत्यंत सहायक करने वाला, मतलब क्रिया को करने में, संपादित करने में अत्यधिक सहायता करने वाला कोई कारक है तो वह है करण कारक। तो लिख सकते हैं कि क्रिया संपादन में अति अधिक सहायक करने वाला जो कारक है उसको बोलते हैं करण कारक। ठीक, पहला इसका नियम जो है करणे तृतीया, करणे तृतीया, ये फर्स्ट नियम है। तो करणे तृतीया का मतलब क्या हुआ कि करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। तो अब यह है कि करण का तो जो चिन्ह होता है, करण कारक का जो चिन्ह होता है से, द्वारा, से, द्वारा, तो ये पता करना है कि से तो दो जगह होता है, आपादान में भी से होता है और करण में भी से होता है, तो अंतर क्या है। तो मैं जब कारक चिन्ह बता रहा था उस वीडियो में मैंने बताया था कि करण जो है वो साथ के प्रयोग किया जाएगा। जैसे वो कलम से लिखता है तो जब तक कलम है तभी तक लिख रहा है, ठीक। और लेकिन पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मैं घर से जाता हूं तो इसमें ये होता है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ वही है, पत्ता नीचे गिर रहा, मतलब इसमें अलगाव हो रहा। मैं घर से विद्यालय जाता हूं तो घर वही है, विद्यालय मैं जा रहा हूं। तो जहां अलगाव होगा वहां भी होगा आपादान, और जहां पे जुड़ाव है मतलब कि साथ की बोध होगी। मैं कलम से लिख रहा हूं मतलब जब तक कलम है तभी तक मैं लिख रहा हूं। मैं बस से विद्यालय आ रहा हूं, बस है तभी मैं विद्यालय आ रहा हूं। वह जो है साइकिल से विद्यालय जाती है, मतलब साइकिल है तभी विद्यालय जा रही है। तो जब साथ की बोध होगा तो करण कारक होगा, ठीक। ऐसे भी कहा जा सकता है कि वो बस के द्वारा विद्यालय आई, तो द्वारा भी प्रयोग हो गया। तो द्वारा और से ये जो है करण कारक का सिंबल है, और जो से है अलगाव का बोध होता है तो वो होता है आपादन का। इसका फर्स्ट लॉ जो है करणे तृतीया, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। तो इसका अगर यथा बात करें, यथा मतलब जैसे, जैसे रहे कि वह कलम से लिखती है, वह कलम से लिखती है। तो इसमें जो है क्रिया कौन है, तो क्रिया है लिखना। लिख कौन रहा है, तो वह, ये हो गया सब्जेक्ट, कर्ता हो गया। लेकिन किस चीज से लिख रही है, तो कलम से लिख रही है। तो क्रिया को करने में सहायक कौन कर रहा है, कलम। अगर कलम नहीं होता तो लिखने का कार्य नहीं होता। तो सहायता करने में, मतलब क्रिया को करने में सहायता कौन कर रहा है, कलम कर रहा है। इसलिए यही क्या हो जाएगा, करण कारक होगा। क्योंकि कहा ही जा रहा है कि साधकतम कर्म, क्रिया को करने में अति सहायक होने वाले कारक को ही क्या बोलते हैं, करण कारक बोलते हैं। तो वो कलम से लिखते हैं, स्त्रीलिंग के लिए वह का मीनिंग क्या होता है, सा। कलम के मीनिंग कलम, तो तृतीय विभक्ति लगेंगे तो क्या होगा, कलमेन, कलमेन। या लेखनी लोग बोलते हैं, कलम का मीनिंग लेखनी भी होता है। और लेखनी लिखेंगे तो रूप चलेंगे किस पर, नदी पर। तो नदी का होता है नद्या, लेखनी का हो जाता है लेखन्या। लेकिन कलम लिखेंगे तो कल में, लिखती है तो लिखती। लकार कुछ भी हो सकता है, वो कलम से लिखती है, या वो कलम से लिख रही थी, या वो कलम से लिखेगी, या उसे कलम से लिखना चाहिए, या वह कलम से लिखे। लकार कोई भी हो जाएगा, लट लकार, लोट लकार, लीट लकार, लंग लकार, निधिलिंग लकार, ठीक। उससे कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग को यहाँ से ये जानना है कि जब से लगा रहे, जब साथ की बात हो, तो वहां पे हम मीनिंग क्या लिखेंगे। तो वहां पे विभक्ति लगाते हैं, कौन विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ठीक। अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि राम वार से रावण को मारे। राम ने वार से रावण को मारा। राम ने वार से रावण को मारा। थोड़ा सा ये इधर उधर हो गया। तो राम ने का मीनिंग क्या लिखेंगे, राम, ये तो करता है। किस चीज से मारा, रावण तो मारा गया, लेकिन किस चीज से, तो वार से मारा गया। मतलब कि मरने का कारण क्या था, मारने का कोई अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए तो वार का, तो वार का मीनिंग होता वार, तो वो जगह वारे। रावण को रावण, ठीक है। हम मतलब मारना होता है, तो हम इसे यहाँ पर लंग लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मारा जो है, अगर हम इसमें प्रत्यय लगाते हैं तो हो जाता है हतवान। हतवान माने मारा। अगर हम लकार का प्रयोग करेंगे तो अहन मतलब मारना होता है, तो हो जाता अहंत, अहंत। लेकिन अगर प्रयोग करेंगे प्रत्यय का, यहाँ पे हन में प्रत्यय लगा, कतोर प्रत्यय, तो क्या हो गया, हतवान, माने राम ने रावण को मारा, ठीक। नेक्स्ट नियम है
अनुक्ते कर्तरी तृतीया। तो अनुक्ते कर्तरी तृतीया को देखते हैं, बहुत ही अच्छा नियम है और बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि अनुक्ते कर्तरी तृतीया जो है क्या चीज है, बार बार लोग भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इस चैनल पर अगर आप है तो आपको कोई भी चीज टॉप नहीं लगेगी, चाहे केमिस्ट्री की पढ़ाई हो चाहे संस्कृत की पढ़ाई हो, ठीक है। बस इस चैनल पे आपको बने रहना होगा। अनुक्ते कर्तरी तृतीया, अनुक्ते कर्तरी तृतीया। अगर एक बार में आपको ये टॉपिक कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। देख करके वीडियो को लिखने में लग जाइएगा कि वीडियो चल रहा है मैं फटफट लिख लूं तो दिक्कत है। पहले इसको आप समझ लें, समझने के बाद वीडियो को पॉज करके रोक करके बाद में लिख सकते हैं। तो पहला चीज ये है कि आप समझें, आप बिहार बुक में पढ़ रहे हो, अगर आप मैट्रिक के बच्चे हो, क्लास 10th के बच्चे हो, तो आपको ये है कि आपको फिर मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप क्या करें, इस चीज को पहले समझें, ठीक। समझने के बाद जो बाद में आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ जो डिफिनेशन है, मैं डिफिनेशन मैं बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ, कोई चीज मैं बोल रहा हूँ तो ध्यान से आप सुन के भी उसको नोट कर सकते हैं। तो पहली बात ये समझे, बहुत अच्छा नियम है, कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं। मेरी तरफ से अगर बात किया जाएगा तो ये हर एक साल के लिए VVI होता है, ठीक है, और मेरा फेवरेट भी है। अनुक्ते कर्तरी तृतीया, इसमें चीज कहा जाता है कि कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य भाववाच्य की कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्मवाच्य भाववाच्य की कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा, सुना कि आपने कहीं कर्मवाच्य और भाववाच्य सुने हुए हैं, तो इसलिए लग रहा होगा कि जब हम उसमें पढ़ा रहे थे और शायद कर्ता कारक, तो उसमें हम बताए होंगे कि कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है और कर्तरीवाच्य क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप शायद पार्ट 2 भी सर्च करेंगे या कारक सूत्र का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, तो किसी एक पार्ट में हमने ये बताया हुआ है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य और कर्तरीवाच्य में क्या अंतर है। जरूरी है जानना, क्योंकि बिना उसके जाने आप इसको नहीं सोल्व कर सकते हैं। तो कर्मवाच्य में थोड़ा सा मैं इसको फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को कि कर्मवाच्य का मतलब होता है कि जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसको कर्मवाच्य बोलते हैं। मतलब कि क्रिया जो है चलेगी कर्म के अनुसार। अब भाववाच्य का मतलब हुआ कि जिसमें क्रिया किसी के अनुसार नहीं चलती है, क्रिया स्वतंत्र होती है, वो किसी के अनुसार नहीं चलेगी। उसमें केवल आपको स्पष्ट करना है, उस अनुवाद से, उस सेंटेंस से पढ़ करके या सुन करके स्पष्ट करना, फील करना उसको भाववाच्य बोलेंगे। उसमें किसी की प्रधानता नहीं होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, ठीक। तो एग्जाम्पल देखा जाए, बस ये हो गया, और उत्तर कर्तरी तृतीया की परिभाषा हो गया कि कर्मवाच्य भाववाच्य की कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। तो यात्रा अगर देखा जाए तो सब पहले वाला एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे कि मुझसे हंसा जाता है, मुझसे हंसा जाता है। दूसरा लिया जाए, मेरे द्वारा किताब पढ़ा जाता है, किताब पढ़ा जाता है। तो ये जो है ये है भाववाच्य, ये है कर्मवाच्य। दोनों में अंतर देखा जाए, हमने ये बताया था आपको कि मुझसे हंसा जाता है बनेगा कैसे, ये हम बता चुके हैं, लेकिन क्यों बन रहा था ये आज आप लोग जानेंगे। क्योंकि ये जो अनुक्ते कर्तरी तृतीया नियम के अनुसार, ये नियम कहता है कि जब भाववाच्य सेंटेंस रहेंगे तो उसमें हम अगर जो कर्ता होगा उस कर्ता में क्या लगा देंगे, तृतीय विभक्ति लगा देंगे। तो मुझसे जो है इसका मीनिंग होगा तृतीय विभक्ति माया। हंसा जाता है, इसमें कोई कर्म है नहीं, हंसा जाता है, एक फीलिंग है, हंस रहा है, रो रहा है, पढ़ रहा है, तो ये सब देख करके फील किया जा सकता है। इसका ये कुछ नहीं है कि कोई कर्म है ना, देख के स्पष्ट होगा नहीं, आपको फील करना है। वो हंस रहा है तो आपको पता चलेगा कि अगर हंस रहा है तो किस तरीके से हंसता है, आपको फील करना होता है। तो ये स्वतंत्र होता है इसमें क्रिया, माया हास्यते, माया हास्यते। ये जो है इसमें रिच पढ़ते लग गया, यक पढ़ते लगा तो माया हास्यते। मेरे द्वारा किताब पढ़ा जाता है, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, माया। किताब का मीनिंग पुस्तकम। अब इसमें क्या है, इसमें कर्म आ गया कि पढ़ा जाता है, ठीक है, लेकिन क्या पढ़ा जाता है, पुस्तक पढ़ा जाता है। तो पुस्तक पढ़ा जाता है तो कर्म में कौन विभक्ति लगा है, तो कर्म में प्राथमिक विभक्ति लगा है। मेरे द्वारा माया किताब का पुस्तकम पढ़ा जाता है तो पठ्यते, पढ़ा जाता है तो पठ्यते, हंसा जाता है तो हंस्यते,
बोला जाता है तो बद्यते, लिखा जाता है तो लिख्यते। मतलब ये कि ये कभी बदलेगा नहीं। अगर कोई सोच रहा है कि सर ये किस नियम पे चल रहा है, ये कौन लकार है, तो इसको आत्मनेपद बोलते हैं, आत्मनेपदी, ये आत्मनेपदी है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि सर यहाँ पे मेरे द्वारा है तो पठ्यते लिखे, अगर तुम्हारे द्वारा रहता तो सर यहाँ पे पठ्य से कर देते, अगर उसके द्वारा रहता तो यहाँ पे दूसरा कुछ हो जाता। नहीं, दिमाग में नोट कर लेना है कि कर्मवाच्य रहे, कर्मवाच्य रहे और भाववाच्य रहे। ये भाववाच्य है, ये कर्मवाच्य है। इन दोनों में हमको कोई भी यह करता रहे, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उसके द्वारा, हम लोगों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा, कुछ भी रहे, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं। अगर पढ़ा जाता है तो पढ़ते, हंसा जाता है तो हंसते, लिखा जा रहा है तो लिखते। क्यों? क्योंकि ये जो है कर्म के अनुसार चलेगा। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्म हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगा। जब हरि प्रथम पुरुष एक वचन में हमेशा होगा तो ये जो है क्रिया इसी के अनुसार चलेगी। तो जब हरि नहीं बदलेगा तो हरि बदलेगा नहीं बदलेगा। तो ये जो है इसके अनुसार चलता है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भाववाच्य की बात करें तो भाववाच्य में तो खुद स्वतंत्र होता है, या मुझसे, तुमसे, उससे, इससे कोई भी रहे, यहाँ पे हंसा जाता है तो हंसते, बोला जाता है तो बदलते, लिखा जाता है तो लिखते, इसमें तो खुद स्वतंत्र है। सब में अत्य अत्य जोड़ देना है और पहचानने का नियम है। द्वारा लगा रहेगा और पढ़ा जाता है, हंसा जाता है, लिखा जाता है, दौड़ा जाता है, क्रिया के बाद जाता है लगा रहेगा और उसमें द्वारा का चिन्ह रहेगा, न तो से रहेगा। उससे भी हम पहचान कर सकते हैं कि कर्मवाच्य की भाववाच्य। ठीक, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कई अनुवाद जो है आप बुक से, साक्षर से, या कई सारे व्याकरण है उसमें आपको अनुवाद मिलेगा, बना सकते हैं। ठीक, बाकी जो है ऐसे ही सेंटेंस आते हैं। पहचानने का नियम ये है कि इसमें कोई कर्म नहीं रहेगा, इसमें कर्म रहेगा तो यति यति लगेगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक का, नेक्स्ट नियम का है, उसको नियम को जानते हैं। नियम का नाम है सहार्थे तृतीया। नियम का नाम है सहार्थे तृतीया। ये भी सुना सुना आप लोगों को लगेगा, क्वेश्चन बैंक उठाकर देखेंगे बिहार बोर्ड के, तो कई बार इसको भी पूछा जा चुका है। जो भी इस कारक सूत्र के जो भी चल रहा है ना, कारक सूत्र सीरियल बाय सीरियल, तो इसमें एक भी ऐसा नियम आपको नहीं मिलेगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कभी पूछा नहीं है। इससे वो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। और रहा बात अनुवाद बनाने का, तो अनुवाद बनाने का मात्र एक ही तरीका है कि आप कारक सूत्र को अच्छे से पढ़ें। ठीक, और यूट्यूब पर साथ हर एक जगह कारक चिन्ह आपको मिलेगा, कारक चिन्ह मिल जाएगा लेकिन कारक सूत्र नहीं मिलेगा। इसलिए अगर अनुवाद बनाने सीखना है या किसी आपके दोस्त मित्र को भी सीखना है तो उसे भी सजेस्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सहार्थे तृतीया, सहार्थे तृतीया, सहार्थे तृतीया जो नियम है इससे साफ साफ स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें सात की बात होगी। ठीक, तो सात के लिए मीनिंग चार मीनिंग होते हैं। स, साकम, स, साकम, साधम, समम, स, साकम, साधम, समम। मतलब ये कि ये चारों की योग में अगर कभी भी इसका हम प्रयोग करेंगे, स का प्रयोग करें, साकम का प्रयोग करें, साधम का प्रयोग करें या समम का प्रयोग करें, इन चारों शब्दों का जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसके योग में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। इन चारों की अर्थ की बात करें तो सबका मीनिंग होता है साथ, इसका अर्थ होता है साथ। तो इन शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। इन शब्दों की योग में तृतीय विभक्ति होती है। इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे वह मेरे साथ, वह मेरे साथ विद्यालय जाती है, वह मेरे साथ विद्यालय जाती है। ठीक, बात यह है कि ये साथ जो लगा है किसके लिए, तो मेरे साथ। जा कौन रही है, तो वह। तो संस्कृत में बहुत ही इजी अनुवाद बना, जो जैसे कह रहा है उसका मीनिंग चुपचाप लिखे। तो वह मेरे साथ विद्यालय जाती है, इसका मतलब स्त्रीलिंग, तो वह का मीनिंग क्या होगा, साथ, मेरे साथ। तो जिसके योग में ये लगा रहेगा उसी में हमको तृतीया लगानी है। तो साथ किसके लिए है, मेरे लिए, तो मेरा का तृतीया मया। साथ का मीनिंग इसमें कोई लिख सकते हैं, स भी लिख सकते हैं, साकम भी लिख सकते हैं, साधम भी लिख सकते हैं, समम भी लिख सकते हैं। तो ज्यादातर यूज आप देखेंगे कि स प्रयोग हुआ है, तो मैं स लिख रहा हूं, माया स।
विद्यालय का मीनिंग विद्यालय, विद्यालय। जाती है कौन? वह। इससे मतलब नहीं है कि मेरे साथ है तो सर द्विवचन, वह और मेरे साथ तो द्विवचन, नहीं नहीं नहीं। वह मेरे साथ विद्यालय जाती है, जा रही है वही, बस मैं साथ हूं। यहाँ पे वह के अनुसार जाना के नहीं लिखा जाएगा, ना कि मेरे के अनुसार। यहाँ पे क्या लिख देंगे? गच्छति। गच्छति क्यों हुआ? गच्छति क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रथम पुरुष एकवचन में है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर ऐसे इसी सेंटेंस को लिख दें कि मेरे साथ वह विद्यालय जाती है, मेरे साथ वह विद्यालय जाती है, तो लोगों को लगता है कि मेरे साथ वह विद्यालय जाती है, इसका मतलब जाना का मीनिंग जो है ना एक से प्रयोग होगा। कहा है कि पहले लिखा हुआ है, ऐसा कोई मतलब नहीं है, हई पहले रहे चाहे हई पहले रहे। पढ़ना है सेंटेंस का अर्थ निकालने की, सेंटेंस क्या कह रहा है? मेरे साथ वह विद्यालय जाती है, इसका मतलब यही बात तो है, वह मेरे साथ विद्यालय जाती है चाहे मेरे साथ वह विद्यालय जाती है। जा रही है कौन? वो। सेम टू सेम यही बात यहाँ दूसरे भाषा में लिखा गया है, मतलब घुमा करके लिखा गया है। बाकी जो हर बार ऐसे ही बनेगा। कोई सा के जगह पे सा का भी प्रयोग कर सकते हैं, साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, सम भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि राम के साथ सीता वन गई थी, राम के साथ सीता वन गई थी, तो राम के साथ सीता वन गई थी, तो यहाँ पे राम के साथ किसके लिए है? राम के लिए, तो राम में लगेगा तृतीया, लिखेंगे रामेण सीता के, सॉरी साथ का मीनिंग इस बार हम सार्धम का प्रयोग करेंगे, चारों में से कोई कर सकता है, तो लिखेंगे सार्धम। ठीक, इसके बाद सीता के, सीता वन के, वनम। गई थी मतलब पास्ट टेंस, लंग लगा, तो सीता है तो सीता प्रथम पुरुष एकवचन में, तो होगा अगच्छत, अगच्छत। ठीक, तो मुझे लग रहा है कि आपको अब लगभग टॉपिक क्लियर हो चुकी होगी। तो इसी प्रकार अगर आप चाह रहे हैं कि हर एक वीडियो जो है आपका, हर एक टॉपिक, संस्कृत का टॉपिक हो चाहे केमिस्ट्री का टॉपिक हो, आपका क्लियर हो जाए और आप बिहार बोर्ड की परीक्षा में अच्छा मार्क्स करें, तो इस चैनल पे बने रहें। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, और बेल आइकन दबा करना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो पता नहीं चलेगा, एक नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त हो पाएगा आपको एक वीडियो आ रहा है। थैंक यू।